गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः हाजिर हैं चार्ली चैपलिन यानी हम सब नामक पाठ को लेकर। इससे पहले के अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार जो है मशहूर हास्य अभिनेता चार्ली चैपलिन जो है उनके व्यक्तित्व का निर्माण किस प्रकार होता है, किस प्रकार जो पूंजीपति समृद्धशाली लोग हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, कैसे एक योग्य होनहार व्यक्ति को किस प्रकार से जो है अपमानित करते हैं, किस प्रकार उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं। उनके व्यक्तित्व के विषय में उनकी माता कैसी थी, उनकी माता जी जो थी द्वितीय दर्जे की अभिनेत्री थी, उनके पिताजी ने उनको छोड़ दिया था। फिर उनकी नानी जो थी वो खानाबदोश थी, पिताजी यहूदी का लक्षण उनके रगों में था। तो इस प्रकार उनका व्यक्तित्व जो है कई चीज़ों से सम्मिश्रण से, और उनके जो अभिनय है उनके अभिनय में उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप देखने को मिलती है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आइए अब हम इसके बाद का जो अंश है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आइए सबसे पहले आप पुस्तक ले लीजिए। चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों ने नहीं, फिल्म कला के उस्तादों और मानविकी के विद्वानों ने सिर धुने हैं, और उन्हें नेति नेति कहते हुए भी यह मानना पड़ा है कि चार्ली पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है। लेखक बताते हैं कि चार्ली के जीवन पर, चार्ली के अभिनय पर, चार्ली की कला पर बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। बहुत से लोगों ने, कम लोगों ने, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों ने, लेखक ने तो उनके बारे में बहुत कुछ बताया ही है। फिल्म के जो समीक्षक जो फिल्म की समीक्षा करते हैं, आलोचना करते हैं, वो उनके फिल्मों के गुण और दोषों को बताते हैं। तो कई समीक्षकों ने चार्ली के विषय में, चार्ली के फिल्मों के विषय में, चार्ली के अभिनय के विषय में, चार्ली के व्यक्तित्व के विषय में बहुत कुछ लिखा है। और उसके साथ साथ फिल्म कला के उस्ताद जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो फिल्म के आने के बाद उसमें अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, तो उन उस्ताद मतलब उस कला में, फिल्म जगत की कला में जो एक्सपर्ट है, जो बारीकी, बड़ी सूक्ष्मता से ऑब्जर्व करते हैं, जो एक एक कमियों को बड़ी ही बारीकी से बताते हैं, तो वो उस्ताद और मानविकी मतलब मानव व्यवहार का, जिसमें अध्ययन किया जाता है, मानव जीवन से संबंधित जो मानव का व्यवहार होता है उसका जिसमें अध्ययन किया जाता है, मानविकी के विद्वानों ने सिर धुने हैं। सिर धुनना मतलब बहुत कुछ किया है, बहुत अथक प्रयत्न किया है। इनके विचारने के विषय में लिखने के लिए, चार्ली के विषय में बताने के लिए बहुत प्रयत्न किया, बहुत कुछ लिखा है। नेति नेति नए तरह की नई बातें, बहुत ढेर सारी बातें लिखी है। कहने का अभिप्राय यह है कि चार्ली के जीवन की कोई ऐसी बातें नहीं है जिस पर लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए तैयार ना हो, चाहे वो समीक्षक हो, चाहे वो कला के उस्ताद हो, चाहे वो मानविकी विज्ञान के जो जनक हो वो हो। हर व्यक्ति जो है, जो भी चार्ली के व्यवहार से थोड़ा भी प्रभावित है, उनके विषय में लिखने के लिए हमेशा जो है वो तैयार रहता है। कहते हुए भी यह मानना पड़ता है कि चार्ली पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन आए, चाहे विदेश की बात करिए या स्वदेश की बात करिए, हर स्थान पर चार्ली का पुनर्जीवन होता रहा है, चार्ली के अभिनय का गुणगान होता रहा है, चार्ली के अभिनय को हर व्यक्ति ने सराहा है। तो उनकी यह कला है, उनकी जो यह खूबी है, इस खूबी को उभारने के लिए हर व्यक्ति तैयार है, और हर व्यक्ति उनके जीवन पर, उनके व्यवहार पर, उनके अभिनय पर लिखने के लिए हर व्यक्ति तैयार रहता है। लेकिन अब इतनी सूक्ष्मता से ऑब्जर्वेशन होने के बाद, इतने सूक्ष्म लेखन होने के बाद, लेखक स्वतः बताते हैं कि अब लोगों का ऐसा मानना है कि अब उनके विषय में कुछ नया लिखना कठिन होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सभी कुछ न कुछ उनके विषय में लिखते रहते हैं। हर व्यक्ति जो है उनके व्यक्तित्व से कहीं ना कहीं प्रभावित होता रहता है। तो ऐसे संदर्भ में कुछ नया खोज पाना, जब हर व्यक्ति उनके विषय में कुछ नया प्रतिदिन नया हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है, तो कुछ नया खोज पाना तो कठिन होता चला जा रहा है। दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देती, कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है
या बाद में उसे गढ़ना पड़ता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये जो लाइन है इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, ब्लैक पेन ले लीजिए, ब्लैक या ब्लू पेन, उस ब्लू मोज पेन से उस आप अंडरलाइन कर लीजिए। क्या लिखा है कि दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते। सिद्धांत का क्या अभिप्राय होता है? सिद्धांत का अर्थ होता है थियरी। जो भी हम थियरी पार्ट पढ़ते हैं, थियरी पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल पढ़ते हैं। स्पेशली आप लोग साइंस में ज्यादातर देखते होंगे कि सबसे पहले आपको थियरी पढ़ाया जाता है, थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल बताया जाता है। तो इसमें क्या कहते हैं, लेखक बताते हैं कि कोई भी कला जो होती है, यानी कोई भी प्रैक्टिकल जो हम करते हैं, कोई भी कला जो होती है, वह उसका सिद्धांत पहले नहीं आता। पहले क्या होता है, कला या तो स्वतः अपने सिद्धांत लेकर के आती है, कला जो होती है वो स्वतः अपने सिद्धांत लेकर के आती है, और या तो क्या होता है कि या तो व्यक्ति को उसके सिद्धांत गढ़ना पड़ता है। गढ़ना मतलब बनाना पड़ता है, थियरी बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि पहले थियरी आ जाती है उसके बाद प्रैक्टिकल होता है, वो अलग बात है। स्कूल्स में जो होता है आप अक्सर देखते होंगे पहले थियरी पढ़ा दिया जाता है, फिर जाके लैब में प्रैक्टिकल कराया जाता है। लेकिन जो एक्चुअल मेथड है, सबसे पहले हमें प्रैक्टिकल करना चाहिए, पहले हमें प्रायोगिक रूप से उसका प्रयोग करना चाहिए, फिर उसके बाद उसका जो रिजल्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी थियरी हमको तैयार करनी चाहिए। तो उसी तरह से कहते कि लेखक हमें बताते कि कोई भी जो कला होती है, चाहे कोई भी कला, चित्रकला, मूर्तिकला, रचना कला, कोई भी कला हो, किसी भी छोटी, चाहे वो कला छोटी हो चाहे वो बड़ी, कोई भी कला, चाहे फिल्म जगत में एक कॉमेडियन का रोल करना हो, चाहे एक विलन का रोल करना हो, कोई भी रोल करना, चाहे वो द्वितीय दर्जे का ही रोल क्यों ना करना हो, कोई भी कला जो होती है, वह कला जो होती है वो सिद्धांत, उसके सिद्धांत को गढ़ना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम आपको लिखा लिखाया आपको दे दें और आप उसको तैयार कर लें और आप अभिनय में योग्य हो जाएंगे, कदापि नहीं। ऐसा नहीं है कि हम आपको हिंदी साहित्य में सपोज आपको हमने रस के गुण, रस की विशेषता, रस की परिभाषा, रस के प्रकार पढ़ा दिए तो आप रस लेखन में निपुण हो जाएंगे, कदापि नहीं। पहले रस की निष्पत्ति, रस माने कोई भी जो भी कला है, सबसे पहले कला की उत्पत्ति होती है। कला के बाद जो उसके सिद्धांत होते हैं, या तो सिद्धांत को आप स्वतः बनाइए या उसके आधार पर आप उसको निर्मित कीजिए। तो लेखक बताते हैं कि चाहे कोई भी कला हो, कला अपने सिद्धांत या तो स्वतः ले करके आती है या उसको गढ़ना पड़ता है। सिद्धांत के आधार पर कला का निर्माण नहीं होता, कला के आधार पर सिद्धांत का निर्माण होता है। कला स्वयं अपने सिद्धांत को या तो लेकर आती है या बाद में उसे गढ़ना पड़ता है। जो करोड़ों लोग चार्ली को देखकर अपने पेट दुखा लेते हैं, उन्हें मेल ओटिंगर या जेम्स एजी की बेहद सारगर्भित समीक्षाओं से क्या लेना देना। लेखक मशहूर लेखकों के विषय में, मशहूर समीक्षकों के विषय में बताते हैं कि बहुत से ऐसे विद्वान लेखक पढ़े हैं, समीक्षक पढ़े हैं, जो उनके विषय में, चार्ली के विषय में बहुत मोटी मोटी, बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, उनके विषय में बहुत कुछ बताया है। लेकिन साथ में कहते हैं कि जो आम जनमानस है उनका कॉन्सेप्ट क्या है, जो आम जनता है उनको सारगर्भित जो सिद्धांत है, सिद्धांतों से उनको वास्ता नहीं है। जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, जिसको बताया कि धनाढ्य से लेके रंक और जो है बुद्धिजीवी प्राणी से लेकर के जो मानसिक रोगी, जो विकल व्यक्ति है, वो ये सभी लोगों को सिद्धांत से कोई मतलब नहीं, उन सारगर्भित तत्वों से कोई मतलब नहीं। हमारा उद्देश्य क्या है कि फिल्म या जो अभिनय है, अभिनय के द्वारा आनंद प्रदान करना, तो वह उद्देश्य पूर्णता चरितार्थ हो रहा है, वह उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। चार्ली के अभिनय को देख करके लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं, यहाँ तक कि लोगों का पेट तक दुखने लगता है, लोग भाव विभोर हो जाते, आनंदित हो जाते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसमें शब्दों का, बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल होता है। और दूसरी बात यह कि यह किसी एक जाति, धर्म, मजहब से नहीं अलग होकर के सार्वभौमिक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। तो जहाँ इस तरह की विचारधारा हो, जहाँ इस तरह का अभिनय हो, वहां पर सारगर्भित यानी बहुत सी बड़ी बड़ी मोटी मोटी वैल्यूएबल पुस्तकों से क्या अभिप्राय। समीक्षकों ने बहुत कुछ लिखा है,
और आने वाले दिनों में भी चार्ली के जीवन पर बहुत कुछ लिखा जाएगा। लेकिन लेखक बताते हैं कि जो सामान्य जनता या सामान्य लोग, उनको क्या, उनको मेन उद्देश्य जो है, प्रमुख उद्देश्य क्या है कि आनंद की अनुभूति होना, जो चार्ली के अभिनय के द्वारा पूर्ण रूप से हो रही है। तो यह जो उनका अभिनय है वो पूर्ण रूप से उपयुक्त है या सही है। कहते हैं कि उनके द्वारा जो बड़े बड़े समीक्षक हैं, मेल ओटिंगर और जेम्स एजी की बेहद सारगर्भित समीक्षाओं से क्या लेना देना। जो सामान्य जनता, उनको तो केवल ये चाहिए, आनंद चाहिए, वो आनंद उनको चार्ली के अभिनय से मिल रहा है, तो फिर उनको दिखावा करने की क्या आवश्यकता। वे चार्ली को समय और भूगोल से काट कर देखते हैं और जो देखते हैं उनकी ताकत अब तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। कहते हैं कि समीक्षक हो या कोई भी हो, उनके विषय में जब भी चार्ली के विषय में बताते हैं तो ये स्पष्ट रूप से बताते हैं कि चार्ली का जो समय है वो चार्ली का समय कोई एक फिक्स समय नहीं है, एक नियत समय नहीं है कि चाहे आप पास लीजिए, चाहे प्रेजेंट, चाहे फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि इस टाइम पीरियड तक केवल, जैसे आप देखते होंगे कि कभी कभी अचानक से कोई हीरो या हीरोइन, कोई भी अभिनेता अचानक से आता है, उसको बहुत ख्याति मिलती है, बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है, बहुत प्रसिद्धि मिलती है, उसको चने के झाड़ पे चढ़ाया जाता है, बहुत उसका अभिनय बहुत सराहा जाता है, उनकी फिल्में बहुत हिट जाती हैं। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, अचानक से उसको हीरो की जो फिल्में होती है वो फ्लॉप होती चली जाती। तो क्या एक समय में उसका बोलबाला था, एक समय में उसकी प्रसिद्धि थी और वह प्रसिद्धि काफी हद तक चली भी और उसमें अभिनय का गुण भी था। लेकिन निसंदेह चार्ली में कुछ ऐसी विशेषताएं रही होंगी, चार्ली में कुछ निसंदेह ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य अभिनेता अभिनेत्री नहीं रही। यही कारण है कि उनको समय को काटकर, जो भी जितने भी समीक्षक उनके विषय में लिखते हैं, ये बताते हैं कि उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो अभिनय है, किसी समय का मोहताज नहीं है, किसी आयु वर्ग का मोहताज नहीं है, किसी जाति धर्म का मोहताज नहीं है, भूगोल मतलब भौगोलिक स्थिति किसी एक ऐसा नहीं है कि उनके अभिनय को केवल एक स्थान के लोग देख करके सराहते हैं और दूसरे स्थान पर उनकी निंदा होती, कदापि नहीं। हर स्थान पर उनके जो अभिनय है, उनके अभिनय को सराहा जाता है, हर आयु वर्ग के लोग उनके अभिनय को सराहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनका जो अभिनय है उनमें किसी प्रकार का कोई सुपरमैन वाला जैसा पावर नहीं है। हर जनमानस को क्या लगता है कि चार्ली चैपलिन यानी हम सब, चार्ली कैसा है यानी हमारे जैसा है, जैसे हम हैं हाड़ मांस के मनुष्य, उसी तरह से चार्ली के अंदर भी वही व्यक्तित्व है। जिस तरह हम पीड़ा अनुभव करते उसी तरह चार्ली भी पीड़ा अनुभव करते। जिस तरह हमको भी गुदगुदाने पे आनंद आता उसी तरह इनको भी आनंद आता। तो इस प्रकार जो है चार्ली के व्यक्तित्व को, चार्ली के अभिनय को, चार्ली के व्यवहार को समय से काट कर, मतलब समय से अलग करके, कि केवल नियत समय के लिए यह प्रभावित होने वाला या प्रभावी होने वाला कैरेक्टर नहीं है और ना ही एक भौगोलिक परिवेश में, एक सीमित क्षेत्र में प्रभावित होने वाला व्यक्तित्व, ऐसा कदापि नहीं। हर उम्र के, हर जाति के, हर मजहब के, हर व्यक्तित्व के, हर देश के लोग उनके अभिनय को सराहा है, उनके अभिनय को लोगों ने पलकों पर बिछा करके रखा है, सभी उनके अभिनय से आनंदित होते हैं। यह कहना कि वे चार्ली में खुद को देखते हैं दूर की कौड़ी लाना है, लेकिन बेशक जैसा चार्ली वे देखते हैं वह उन्हें जाना पहचाना लगता है। कहते चार्ली के अभिनय, दूर की कौड़ी लाना मतलब एक मुहावरा है, दूर की कौड़ी लाना मतलब असंभव कार्य, कि हर व्यक्ति अपने आप को चार्ली जैसा महसूस करे, यह तो असंभव सी बात है। हर व्यक्ति को चार्ली में अपने आप को देखे तो यह असंभव बात कि सब कोई दिखे, लेकिन हाँ, ये उनका जो अभिनय है यह नितांत आवश्यक है, पूर्ण रूप से यह साबित करता है कि उनके अभिनय से लोग, हर व्यक्ति, हर जनमानस कहीं ना कहीं, किसी न किसी, चाहे वो छोटे रूप में चाहे वो बड़े रूप में, हर व्यक्ति उनके अभिनय से क्या होता है, प्रभावित होता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो उनके अभिनय से प्रभावित नहीं होता है। जिस मुसीबत में वह अपने को हर 10वें सेकंड में डाल देता है वह सुपरिचित सी लगती है। लोगों का ऐसा मानना है, उनके फिल्मों को देखकर, उनके अभिनय को देखकर लोग ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं कि
जो चार्ली की जो फिल्में हैं, वो फिल्में में कोई अलौकिक चीज हमें देखने को नहीं मिलती, कोई ऐसी चीज नहीं मिलती कि जैसे चमत्कार हो गया। लेकिन हाँ, ये चमत्कार से कहीं बढ़ करके है, क्योंकि फिल्म जो हमारी जो हिंदी सिनेमा है उसमें बताया जाता है कि हीरो जो होता है वो सुपरमैन होता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी 10 मंजिले से भी छलांग लगा करके वो खड़ा हो सकता है, उसे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो चार्ली के फिल्म में है, वो हर 10वें सेकंड मतलब हर आने वाले क्षणों में कब अपने आप को मुसीबत में डाल लेगा और कैसे उस मुसीबत से अपने आप को निकालेगा, इसका पूरा जो है वर्णन उनकी फिल्मों में देखने को मिलता है। तो ऐसे समय में चार्ली की फिल्में जो होती है बहुत ही सराही जाती है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति, अब जैसे हर व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है, अरे ये तो हमारे साथ भी होता है, अरे इस तरह की घटना तो मेरे अगल बगल भी घटित होती है। तो जब व्यक्ति का जीवन उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से मिलता जुलता रहता है, या जो घटना होती है व्यक्ति को अपने से मिलती जुलती लगती है, तो वो घटना जो है वो सराही जाती है, वो फिल्में जो होती है वो सराहना का पात्र बनती है। तो यही कारण है लोग चार्ली के अभिनय को, इस अभिनेता को अन्य हास्य अभिनेता से बढ़कर मानते हैं, क्योंकि इसमें कोई अलौकिक अद्वितीय चीज नहीं है, लेकिन जो गुण है वह किसी अलौकिक गुण से भी कम नहीं है। चार्ली अपने आप को हर 10वें सेकंड में मुसीबत में डालते हैं, लेकिन पुनः उसके बाद उसको किस प्रकार अपने आप को समायोजित करते हैं, किस प्रकार अपने आप को उस समस्या से निकालते हैं, यह सबको सुपरिचित सी लगती है। सुपरिचित मतलब जानी पहचानी, कि अरे ऐसा तो हमारे साथ भी होता है, इस तरह से हमने भी देखा है। अपने को नहीं, लेकिन वे अपने किसी परिचित या देखे हुए को चार्ली मानने लगते हैं। पता है ना कि ये बहुत दूर की कौड़ी लाना है, बहुत असंभव सी बात है कि हर व्यक्ति अपने आप को चार्ली जैसा समझे या चार्ली में अपने आप को देखे, यह दूर की कौड़ी लाना असंभव सी बात है। लेकिन जिस कठिन परिस्थिति में, जिस अजीबोगरीब परिस्थिति में चार्ली अपने आप को हर 10वें सेकंड डाल देते हैं, तो वह स्थिति को देख करके, वह उस दृश्य को देख करके जो आम जनमानस है वो कहीं ना कहीं उसको ये लगता है अरे ये तो हमारी जैसी घटना है, या अपने जैसी नहीं तो अरे ऐसी घटना मेरे आस पड़ोस अगल बगल घटित होती है। तो लोग इस बात से पूरी तरह से परिचित होते हैं, तो उनको अपनापन लगता है, अपने जैसा लगता है कि अरे ये तो हमारे जैसा है। तो इसलिए लोगों का जुड़ाव, लोगों का लगाव जो है उनके साथ, चार्ली के साथ बनता रहा है। चार्ली पर बहुत कुछ लिखा जा चुका, फिर भी अभी लिखा जाना बाकी है, लेकिन फिर भी लेखक कहते हैं कि ऐसा लगता है कि अब कुछ नया बचा ही नहीं है। हर दिन नया निकल के आ रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अब कुछ नया नहीं बचा, क्योंकि हर विषय पर हर समीक्षक, हर मानविकी विद्वान कुछ न कुछ लिखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए ऐसा लगता है कि अब कुछ नया लिखना जो है कठिन होता चला जा रहा है। कला में बेहतर क्या है, यह जो लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या है? कला में बेहतर क्या है? बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना। ध्यान दीजिएगा, कला में अच्छा क्या होता है, बेहतर मतलब सबसे अच्छा क्या होता है, कला कैसी होनी चाहिए, कौन सी कला जो होती है अच्छी होती है। बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही जो है तार्किक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कला में बेहतर क्या है। बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना, ऐसी बुद्धि, कला, वो भी कला, दूसरों को लड़ाना भी एक कला है, और दूसरों को प्रोत्साहित करके शिखर पे पहुंचाना भी एक कला है। तो कौन सी कला अच्छी है ये आपको डिसाइड करना है, आपको निर्णय लेना है कि कौन सी कला अच्छी है। कि लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे, धनी गरीब के नाम पे लोगों को आपस में लड़ाना, यह कला है, या लोगों की कमियों को किनार दर किनार करके उनकी अच्छाइयों को, उनके अंदर की प्रतिभा को खोज करके उनको सराहना देना, उनको मोटिवेशन देना, ताकि वह जिस योग्य है, जिस फील्ड तक जा सके, वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो कौन सा बेहतर है ये आप बताइए। तो लेखक क्या कहते हैं? बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि। दोनों शब्द को ध्यान दीजिए। पहला शब्द पहले वाक्य में क्या कहते हैं कि प्रेरित करना,
ऐसी बुद्धि, कौन सा अच्छा है? ऐसी बुद्धि जो हमारी भावना को प्रेरित करे, और ऐसी ऐसी भावना जो हमारे बुद्धि को ही उकसा दे। तो इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो लोगों को कई धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे तरह तरह हमेशा उकसाने का काम करते हैं। अरे इसने तुम्हारे धर्म को ऐसा कहा, तुम्हारे फला को ऐसा कहा, और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो वास्तविक रूप से क्या कर रहे हैं? वो हमारी बुद्धि के साथ खेल रहे हैं, वे हमारी भावना को उकसा रहे हैं। जो हमारे अचेतन मस्तिष्क में कहीं दबा पड़ा छोटा सा बीज है, जो ईर्ष्या का बीज है, उस बीज को हवा पानी दे करके उसको और बड़ा विशालकाय वृक्ष बना रहे हैं। तो कला कैसी होनी चाहिए? कला ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारी क्या करे? बुद्धि को, हमारी भावना को प्रेरित करे। कला ऐसी होनी चाहिए जो बुद्धि को प्रेरित करने वाली, ऐसा हो कि जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे, हमारी भावना को प्रेरित करे। बुद्धि ऐसी लगानी चाहिए कि जो हमारी भावना को प्रेरित करे और हम कठिन से कठिन परिस्थिति में कुछ नया निर्माण करने में सक्षम हो के, ना कि ऐसा हो कि हम जो है वो उकसा सके। हमारी भावना को उकसाने वाला नहीं होना चाहिए। क्या है? भावना को उकसाने वाली बुद्धि। बुद्धि कैसी हो? कि बुद्धि ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारी भावना को प्रेरित करे, हमें समुन्नत बनाए, डे बाय डे हमको आगे बढ़ाए। जो हमारे बंधन है, जो रूढ़िवादिता है, जो अंधविश्वास है, उससे हमें मुक्त करे। ऐसा जो है क्या होना चाहिए? ऐसी हमारी बुद्धि होनी चाहिए। और कला ऐसी होनी चाहिए, कला पर सबका अधिकार है। तो कला ऐसी होनी चाहिए कि जो लोगों को प्रेरित करे, ना कि लोगों को उकसाए। उकसाने और प्रेरित करने में बहुत अंतर होता है। प्रेरित करना मतलब प्रोत्साहन देना, और उकसाना मतलब किसको भड़काना। तो आप अंतर बताइए कि क्या दोनों में अंतर है। तो लेखक बताते हैं कि इन दोनों में से आप किसको चयन करते हैं कला के लिए? ऐसी बुद्धि जो हमारी भावना को प्रेरित करे, या ऐसी भावना जो हमारी बुद्धि को उकसाए? ये आप क्या चयन करते हैं? उसने भावना को चुना और उसके कारण थे। लेखक बताते हैं कि जो चार्ली है, चार्ली के सामने भी यही दो तथ्य आए, तो उन्होंने भावना को चुना। भावना के द्वारा बुद्धि को प्रेरित करने का काम, बुद्धि को उकसाने वाला नहीं, बुद्धि को प्रेरित करने का काम। तो उन्होंने भावना को चुना। बुद्धि और भावना के साथ इसके दो कारण हैं। सबसे पहले उस चार्ली ने अपने जीवन में भावना को चुना, उसके दो कारण हैं। सबसे पहले कुछ ऐसी घटनाएं उनके जीवन से जुड़ी हुई थी कि जिन घटनाओं ने उनके व्यक्तित्व को बदल कर रख दिया, पहली बात। और दूसरी बात यह कि बुद्धि जो होती है वो बुद्धिमत्ता जो होती है वो सबके पास नहीं होती। बुद्धिजीवी प्राणी सभी व्यक्ति नहीं होते, लेकिन भावना हर व्यक्ति के पास होती है, चाहे वह पागल हो चाहे वो विद्वान हो। तो यही कारण है कि चार्ली ने अपने अभिनय में भावना को चुना, भावना को स्थान दिया। क्योंकि अगर बुद्धि से कला का निर्माण करेंगे तो केवल कुछ ही लोग उससे लाभान्वित हो सकेंगे, कुछ तबके के ही लोग उसका आनंद उठा सकेंगे। लेकिन जब भावना का हम इस्तेमाल करेंगे तो भावना से हर व्यक्ति जो है आनंदित हो सकेगा। तो दो महत्वपूर्ण घटना जो चार्ली को भावना चयन करने के लिए प्रेरित करता है, वो दो घटनाएं उनके जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन दो घटनाओं ने उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और उन्होंने नए सिरे से नई सोच के साथ अपने जीवन में अपने मकसद के साथ अभिनय में उसको स्थान दिया, भावना को चुना। बचपन की दो घटनाओं ने चैपलिन पर गहरा और स्थायी प्रभाव डाला। इस पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। चार्ली का जो जीवन है उसमें दो ऐसी घटनाएं हैं, जो ऐसी सत्य घटनाएं उनके जीवन से जुड़ी, जिसका जो अमिट छाप है उनके बुद्धि पर और उनके मन मस्तिष्क पर ऐसा अंकित हुआ कि जो ताउम्र उसका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता रहा और उनके अभिनय में और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने में बहुत जो है योगदान दिया। तो ऐसी दो घटनाएं कौन कौन सी हैं, इसके विषय में हम पढ़ेंगे कि कौन सी दो घटनाएं हैं जो उन्हें उनके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक रही। तो पहली, तो गहरा प्रभाव पड़ा, स्थायी पर।
प्रभाव, गहरा मतलब गंभीर और स्थायी मतलब परमानेंट के लिए वो एक छाप पड़ गया जो कभी समाप्त नहीं हुआ। एक बार जब वे बीमार थे, एक समय की बात है जब वो छोटे थे और बीमार थे, उनकी माँ ने उन्हें ईसा मसीह का जीवन बाइबल से पढ़कर सुनाया था। एक समय की बात है, बहुत परेशान थे, बीमार थे, तो ऐसे समय में माँ ने उनको सांत्वना देने के लिए, धीरज धराने के लिए और बाइबल से ईसा मसीह का जो लेख, ईसा मसीह का जो जीवन था, किस प्रकार वह सूली पे चढ़े थे, किस प्रकार मानवता के लिए, किस प्रकार दूसरों की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने जीवन का उत्सर्ग दे दिया था। तो इस सब पूरे वृत्तांत को बाइबल से पढ़ के माता जी ने, जो चार्ली की माता जी थी, माता जी ने उनको पूरा व्यक्तित्व, पूरा जो वृत्तांत था वो वृत्तांत बाइबल से पढ़कर सुनाया। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रकरण तक आते आते माँ और चार्ली दोनों रोने लगे। लेखक बताते हैं कि यह इंसिडेंट का, इस घटना का लेखक के जो चार्ली के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और स्थायी प्रभाव पड़ा। जब माँ ने बाइबल से स्टोरी पढ़ के चार्ली को सुनाई तो अंत तक जब यह प्रकरण आया कि किस प्रकार मानव जाति की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए जो ईसा मसीह थे वह हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी सोच के, बिना किसी दुख के, हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए। अब उन्होंने मानवता की रक्षा करने के लिए आत्मोत्सर्ग कर दिया। तो जब यह प्रकरण आया तो माँ और बेटे दोनों लोग रोने लगे। तो ऐसी परिस्थिति में यह एक घटना जो थी बहुत ही दिल को चुभने वाली मतलब दिल को स्पर्श करने, चुभने वाली नहीं कहेंगे, दिल को स्पर्श करने वाली मर्म स्पर्शी घटना थी। यह लेखक के जीवन, चार्ली के जीवन की यह सबसे महत्वपूर्ण घटना, मर्मस्पर्शी घटना थी जो उन्हें एक इंसान बनाने के लिए, मानवता के विषय में सोचने के लिए उन्हें विवश कर दिया। अपनी आत्मकथा ओकले स्ट्रीट के तहखाने के उस अंधियारे, अपनी आत्मकथा में चैपलिन लिखते हैं, उन्होंने चार्ली के जो आत्मकथा है उसमें उन्होंने वर्णन इस घटना का जिक्र किया है। यह जो है सत्य घटना है। इस घटना में उन्होंने कहा, ओकले स्ट्रीट के तहखाने के उस अंधियारे कमरे में माँ ने मेरे सामने संसार की वह सबसे दयालु ज्योति, प्रकाश पुंज, वह दयालु ज्योति उजागर की जिसने साहित्य और नाट्य को उनके महानतम और समृद्धतम विषय दिए। कौन सा विषय दिया? स्नेह, करुणा, मानवता। इसको आप अच्छे से अंडरलाइन करिए और इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कहते हैं कि उन्होंने इस घटना का, इस वाकया का जो है अपने जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी जो है उसमें उन्होंने वर्णन किया। उन्होंने बताया कि जो है इस प्रकरण को सुनने के बाद जब तहखाने में माँ ने यह प्रकरण सुनाया हमको, तो यही इस घटना का मेरे मन मस्तिष्क पर इस प्रकार प्रभाव पड़ा कि जो फिल्म में जो भी मैंने अभिनय किया, जो भी मैंने विषय का चयन किया, स्नेह को लेकर के, करुणा को लेकर के, मानवता को लेकर के, दयालुता को लेकर जो भी मैंने विषय चयन किया, उसका जो प्रभाव था इस घटना का मेरे ऊपर जो मर्मस्पर्शी जो प्रभाव पड़ा, तो उसका ही प्रतिफल स्वरूप था कि मेरी जो फिल्म थी, उस फिल्म में जो विषय मिले वो विषय इसी पर आधारित रहे, स्नेह पर, प्रेम पर, करुणा पर, मानवता पर और दयालुता पर। और इसको जो हर जाति वर्ग के लोग, हर भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोग, हर समय के लोग, हर चाहे वो वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चा हो, हर व्यक्ति ने, हर आयु वर्ग के व्यक्ति ने इसको सराहा, क्योंकि इसमें मानवता का गुण था, इसमें स्नेह हर व्यक्ति को चाहिए, प्रेम हर व्यक्ति को चाहिए। तो यही कारण था कि इस जो उनकी फिल्में थी, इनकी फिल्मों को एक महत्वपूर्ण विषय प्राप्त हुआ। वो बताते हैं कि साहित्य मतलब जो उनकी रचनाएं, जो उन्होंने स्क्रिप्ट या आत्मकथा जो भी लिखा है, उनके साहित्य में और नाट्य मतलब जो उन्होंने नाटक अभिनय किया, उसको महानतम मतलब एक उच्च स्थान प्रदान करने में इस स्टोरी का, इस घटना का बहुत ही अहम रोल है। दूसरी घटना भी कम मार्मिक नहीं थी।
लेखक बताते हैं कि चार्ली अपने वर्णन में इसका भी इन्होंने जिक्र किया है कि उनके जीवन की एक घटना तो माँ ने जब ईसा मसीह के विषय में बताया वह थी, और एक दूसरी घटना जो अत्यधिक महत्वपूर्ण थी, बहुत ही मार्मिक थी, मर्मस्पर्शी थी, वह पहले वाले से कम मर्मस्पर्शी नहीं थी। यह भी बहुत ही मर्मस्पर्शी घटना थी। बालक चार्ली उन दिनों ऐसे घर में रहता था जहां से कसाई खाना दूर नहीं था। लेखक बताते हैं कि जहां चार्ली रहते थे, जहां निवास करते थे, वहां बगल में पास ही में एक कसाई खाना था। और कसाई खाना, आप समझते हैं कि कसाई खाने में क्या होता है कि जीव को ला करके उनको रख करके उनको मार करके जो है बेचा जाता है। तो कसाई खाना पास में था। वह रोज सैकड़ों जानवरों को वहां लाया जाया देखता था, और एक बार एक भेड़ किसी तरह जान छुड़ाकर भाग निकली। उसे पकड़ने वाले उसका पीछा करते हुए कई बार फिसले, गिरे और पूरी सड़क पर ठहाके लगने लगे। लेखक बताते हैं कि किस प्रकार चार्ली का जो घर था कसाई खाने के पास था, तो अनेक जीव आए दिन आते रहते थे और आए दिन उनको बलि चढ़ा दी जाती थी, उनको मार दिया जाता था। ऐसे समय में किसी प्रकार एक भेड़ जो थी वो झुंड में, कसाई जो था वो झुंड में भेड़ों को लेकर के जा रहा था। किसी तरह से एक भेड़ ने अपनी जान बचाकर, जान को हथेली पे लेकर के किसी तरह वहां से भाग निकली। और ऐसे समय में जब वो भाग निकली, तो ऐसे समय में कसाई ने जो भी उसका मालिक था, उसने दौड़ करके उसको पकड़ने का प्रयास किया। तो ऐसे समय में कई बार ऐसा हुआ कि पकड़ने वाला जो था कई बार गिरा पड़ा, फिर उठता है, फिर गिरता है। तो इस तरह से वहां पर सड़क पर जो उपस्थित लोग थे, वहां पे एक हास्य का माहौल जो है वह क्रिएट हुआ, हंसने लगे। पीछा करते हुए कई बार फिसले, गिरे और पूरी सड़क पर ठहाके ठहाके, मतलब लोग आनंदित होने लगे। किस प्रकार भेड़ दौड़े जा रही है, उसके पीछे एक जो कसाई है किस प्रकार दौड़ रहा है, किस प्रकार गिरे पड़ा है। मतलब एक भेड़िया किस प्रकार उनको परेशान कर रहा है। आखिरकार उस गरीब जानवर को पकड़ लिया गया। अंत में क्या हुआ, वह असहाय भेड़िया थे, वो असहाय भेड़िया असहाय जो भेड़ था, वो पकड़ा गया। और पकड़ने वाला उसका पीछे आखिरकार उस गरीब जानवर को पकड़ लिया गया और उसे फिर कसाई के पास ले जाने लगे। फिर क्या हुआ, भेड़ियों को पकड़ करके लोग कसाई के पास ले जाने लगे। तब चार्ली को एहसास हुआ कि उस भेड़ के साथ क्या होगा। वह रोते हुए मां के पास दौड़ा, उसे मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे। बाद में चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा, बसंत की वह बेलौस दोपहर और वह मजाकिया दौड़ कई दिनों तक मेरे साथ रही, और मैं कई बार सोचता हूं कि उस घटना ही ने तो कहीं मेरे भावी फिल्मों की भूमि तय नहीं कर दी थी। त्रासदी और हास्योत्पादक तथ्यों का सामंजस्य। त्रासदी मतलब दुख भरी जो भी, कष्टपूर्ण जो भी घटना, और हास्योत्पादक, हास्य की उत्पत्ति, तत्वों का सामंजस्य। चार्ली बताते हैं कि उसके बाद जब भेड़ को पकड़ लिया गया, जब भेड़ के पीछे जो कसाई था दौड़ता रहा, गिरता रहा, उठता रहा, फिर लोग वहां पे ठहाका लगाते रहे कि अरे देखो भेड़ इसको दौड़ा रही है और ये गिरे पड़ा है, तो लोग उसका आनंद ले रहे। और अंत में कसाई ने उस भेड़ को पकड़ लिया और ले जा करके, तो उसके बाद चार्ली ने देखा तो नहीं, लेकिन अपने माँ के पास रोते रोते आते हैं, बिलखते हुए रोते हुए कहते कि माँ फिर क्या हुआ होगा, उसको मार डाले होंगे। तो यह घटना, कहते कि कई दिनों तक इस घटना का प्रभाव मेरे जीवन पर, मतलब ये घटना बार बार मेरे, जब भी मैं सोता रहता, बैठता रहता, हर वक्त मुझे बार बार ये घटना मुझे अंदर से परेशान करती रहती, मुझे बेचैन करती रहती कि मैं क्या करूं, उद्वेलित करती रहती कि क्या हुआ होगा उस भेड़ के साथ, उस भेड़ के साथ कसाई ने क्या हाल किया होगा। तो जब अपनी आत्मकथा में, बाद में उन्होंने जब आत्मकथा लिखी, तो उसमें उन्होंने अपनी आत्मकथा में इसका वर्णन किया कि शायद हो सकता है कि किस प्रकार वह जो भेड़ अपनी जान बचाकर भागती है, तो यह त्रासदपूर्ण घटना थी। और उस जो कसाई का बार बार गिरना, बार बार उठना जो है, यह उसका जो है वह हास्य, और गिरने पर लोगों का ठहाका लगाना, यह हास्यपूर्ण मिश्रण, और अंत में पुनः कसाई के द्वारा भेड़ को पकड़ कर ले जाना, उसको मार देना, यह पुनः त्रासदी का वर्णन।
तो अंत में आत्मकथा में अपने कहते हैं कि शायद हो सकता है कि मेरी फिल्मों की पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए या मेरी फिल्मों का विषय प्रदान करने के लिए इन दो घटनाओं का कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और स्पेशली जो दूसरी वाली घटना, भेड़ वाली घटना, इसमें महत्वपूर्ण रोल इसलिए है कि उसमें त्रासदी का भी सम्मिश्रण है, दुख का भी, करुणा का भी सम्मिश्रण है, और उसके साथ हास्य का भी सम्मिश्रण है। और यह दोनों हमारी हिंदी फिल्म की परंपरा में देखने को नहीं मिलता। हमारे वहां जहाँ करुणा है वहां करुणा है, वहाँ रोना धोना है वहाँ रोना धोना है, जहाँ हास्य है वहाँ हास्य है। हास्य और करुणा का एक जगह सामंजस्य देखने को नहीं मिलता। तो यह अपनी आत्मकथा में लिखा, शायद हो सकता है कि इन दो घटनाओं ने, स्पेशली जो दूसरी घटना है, उस घटना का मेरे हृदय पर, मेरे मन मस्तिष्क पर ऐसा इम्पैक्ट पड़ा कि मैंने जो फिल्मों का चयन किया, जो विषय चयन किया, उसमें त्रासदी और हास्य का दोनों का एक अद्भुत सम्मिश्रण देखने को मिलता है। तो यहाँ तक की स्टोरी हम लोगों ने, यहाँ तक कि उनके विषय में जो अध्ययन हम लोगों ने आज किया, आगे का भाग हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग पूरी कहानी को, पूरा जो यह लेख है, इस लेख को, उनके विषय में जो समीक्षा की गई, इसको आप पुनः पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद इस पूरे पैराग्राफ पर, जो 2 पैराग्राफ हमने पढ़ाया, इन दोनों पैराग्राफ पर जो भी आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकेंगे, बहुत ही जो भी दोनों पैराग्राफ ने पढ़ा है बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, तो इस पर आधारित जो भी प्रश्न बनते हैं, प्रश्नों को आप ढूंढ करके इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करिए। आगे जो है, आगे की स्टोरी, आगे का जो समीक्षक लेख है, वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।